हेलो एवरीवन। पार्लियामेंट के बाद अगर किसी भी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। और जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, तो आपने उसमें नोटिस ज़रूर किया होगा कि हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, जिसको हम कभी-कभी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इसी का फ़ायदा उठाता है यूपीएससी। रिपीटेड वे में इस सेक्शन से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, स्पेशली एक्सेप्शन से, कि अगर आर्टिकल 12 है तो उसका एक्सेप्शन क्या होगा, उससे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आज की वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स का, उन सबको इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है, नहीं। उसके अंदर जितने भी एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ उसी एक्सेप्शन वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 बात करता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट की। तो अब यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्या होता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, बट हम ये बात करेंगे कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट क्या नहीं होता है, क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जुडिशरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जुडिशरी हम डिफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। देखो, इसको हम जनरली नहीं रखते हैं। कब? जब ये कोई जुडिशियल फंक्शन करता है, जैसे कि केस वगैरह हियरिंग करता है, तो उस केस में जो जुडिशरी हमारा होता है वो स्टेट नहीं होता है। लेकिन अगर वो कोई रूल्स बना रहा है, कोई रेगुलेशंस बना रहा है, तो हम इस केस में जुडिशरी को क्या करते हैं, तो अंडर आर्टिकल 12 रखते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो बीसीसीआई को लेकर के हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा था, क्या बीसीसीआई ये अंडर आर्टिकल 12 आता है, तो ये नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये स्टेट के अंडर में नहीं है। स्टेट से कोई फाइनेंस वगैरह, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह नहीं रहता है, इसीलिए हमेशा इसको क्या करते हैं, आर्टिकल 12 के अंदर नहीं रखते हैं। लेकिन इस पे क्वेश्चन किया जाता है हमेशा कि बीसीसीआई को भी हमें क्या करना चाहिए, तो आर्टिकल 12 के अंदर डाल देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 देखो, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो कौन कौन से लॉज थे। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसमें कौन कौन से लॉ को इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बात करता है व्हाट इज अ लॉ। आखिर जितने भी लॉ हैं हम डिस्कस करें, वो लॉ होता क्या है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे क्या क्या ऐसा चीज़ है जो लॉ में इंक्लूड नहीं किया जाता है अंडर आर्टिकल 13। वो कौन कौन सी चीज़ होंगे। पहला, पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज में जैसे कि हिंदू का कुछ अपने लॉज होते हैं, मुस्लिम्स के कुछ अपने पर्सनल लॉज होते हैं, क्रिश्चियंस के कुछ अपने पर्सनल लॉज होते हैं। उन सारे लॉज को हम अंडर आर्टिकल 13 नहीं रखते हैं। दूसरा, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने देखा होगा तो ये जनरली स्टेट के अंडर आता है, लेकिन जब उसके जो इतनी भी बाई लॉज वगैरह होते हैं उसको हम आर्टिकल 13 के अंदर नहीं रखते हैं। अब एक क्वेश्चन हमेशा से उठता आया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हुआ था, बना था तभी से, कि क्या जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, क्या हम इसको लॉ कहते हैं अंडर आर्टिकल 13 या नहीं। तो इसको किस किस तरह से हमने देखा था, तो ये जुडिशरी के इवोल्यूशन के थ्रू क्या किया गया, इसको ओवर टाइम पीरियड में डिफाइन किया गया। तो पहला जो जुडिशरी केस था इसमें हुआ था शंकरी प्रसाद केस 1951 में। इसमें पूछा गया था कि क्या ये सीएए हमारा लॉ होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इसमें चैलेंज किया गया था। तो पूछा गया क्या ये लॉ होता है कि नहीं होता था। इसमें शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा था कि नहीं, ये कोई लॉ नहीं होता है। इसलिए पार्लियामेंट जो है हमारा किसी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, तो अमेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और फिर से इसको क्या किया, चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस 1967 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ है। अब लॉ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अल्टर नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है, पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। तो अब गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, रेस्पॉन्ड किया। इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को ये इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहा कि सीएए जो हमारा है वो लॉ नहीं है। मतलब कि गोलकनाथ ने कहा कि ये लॉ है, सीएए लॉ है, लेकिन इस एक्ट ने कह दिया कि लॉ नहीं है, इसीलिए हम किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और फिर से ओवर पीरियड में जुडिशरी में क्या होगा, एक तरह युद्ध कह सकते हैं। मतलब कि जुडिशरी कुछ कह रहा है और पार्लियामेंट ने लॉ बना करके उसको फिर कुछ और कह दिया। तो इसको सेटल किया गया फाइनली हमारा कहाँ पे, तो केशवानंद भारती केस में। इसमें क्या कहा गया, केशवानंद भारती केस ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि जो ये सीएए हमारा है वो लॉ है, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी आप किसी भी पार्ट को अमेंड करने जा रहे हो तो याद रखो कि आप उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते हो। धुंधला हो गया क्या थोड़ा सा, ठीक है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हो, तो टच नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हो, कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 की बात करते हैं। ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब चाहे कोई भी हो, वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक जनरल एक कॉमन पीपल की ना हो। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, किसको लेकर के, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लेकर। अंडर आर्टिकल 361 में ये क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको करना है प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, तो आप नहीं कर सकते हैं। कब
तक जब तक वो अपने टर्म पे मतलब कि ऑफिस में बैठा हुआ है। जैसे 5 साल का मान लो ऑफिस है, तो उस 5 साल के दौरान आप कुछ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग आप प्रेसिडेंट और गवर्नर पे चार्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, सिविल वाला जो केसेस मैटर वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होगा, तभी आप कर सकते हो। एमपी एमएलए जितने भी हैं, ये जितने भी जो भी बोलते हैं, चाहे वो अच्छे बोले या बुरे बोले पार्लियामेंट में, उसके लिए उनको किसी भी कोर्ट में क्या किया जाता है, तो प्रोसीजर के थ्रू उसमें मतलब कि प्रेजेंट नहीं कर मतलब वो अवेलेबल, वो कोर्ट में किसी भी बोले हुए अपने शब्द के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। कहाँ पे, तो कोर्ट में। दे आर नॉट लाइबल इन द कोर्ट। बात क्लियर हो गई। अब देखो, ये तो होगा आर्टिकल 40। इसके भी कुछ और है जो हमारे एक्सेप्शन है इसमें। वो क्या है, कह रहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है कि जैसे मान लो कि जितने भी ये एम्बेसडर हो गए हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी एजेंसीज वगैरह हो गई, या कोई भी उसके एम्प्लॉइज वगैरह हो गए, तो इनको क्या किया जाता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दिया जाता है। किसके अंदर इसको रखा गया है, तो एक हुआ था वियना कन्वेंशन 1961 में। इसके थ्रू कहा गया कि जितने भी एम्बेसडर होंगे या ये सब जितने भी एजेंसीज के लोग वगैरह होंगे, उनको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर ये सिविल प्रोसीडिंग होगा, उसको आप इससे क्या रखोगे, तो इम्यून रखोगे। मतलब इनको क्या किया गया, तो उनसे छूट दिया गया। ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड दे दिया गया। लेकिन आर्टिकल ये जो उसके बाद जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, वो खुद अपने आप में आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है। क्या कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमन एंड चिल्ड्रन। ये क्या कर रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वुमन को क्या किया गया, तो स्पेशल प्रोविजन दिया गया, तो खुद अपने आप में एक्सेप्शन हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस। हम करा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस या कास्ट। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया गया, तो स्पेशल प्रोविजन दिया, खुद अपने आप में एक्सेप्शन हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कर रहा है, रिजर्वेशन एजुकेशन। अगेन वहाँ पे क्या किया गया, एक्सेप्शन दिया गया। फिर 15 क्लॉज 6 अपने आप में 10% रिजर्वेशन दे रहा है क्या, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ये खुद इसका क्या हो गया, फिर से तो एक्सेप्शन हो गया। ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। अब देखो आर्टिकल 16 क्या बात करता है, ये कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 1-2 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंस और ये आपका रेसिडेंस। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 जो है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन अलाउ रेसिडेंट्स एज क्वालिफिकेशन। इसने क्या कहा कि रेसिडेंट के बेस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 16(3) अपने आप में खुद इसका एक्सेप्शन बन गया। वो कह रहा है कि पार्लियामेंट अलाउ कर सकता है रेसिडेंट एज ए क्वालिफिकेशन किसी भी स्टेट के लिए। दूसरा बात करता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब कह रहा है कि रिजर्वेशन आप जॉब्स में दे रहे हो। यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो जॉब के लिए। फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिजर्वेशन दे रहे हो किसमें, तो जॉब के लिए। उसी तरह से आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बात करता है स्पेशल पोस्ट रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि आप किसी भी रिलीजन के बेस पे आप किसी भी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल क्या दिया गया कि स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, प्रोविजन दिया गया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे मॉस्क हो गया, टेम्पल हो गया, तो उसमें एक स्पेशल जो स्पेशल पोस्ट होते हैं, जैसे प्रीस्ट का हो गया, मौलाना का हो गया, उसके लिए स्पेशल रिलीजियस के लोग ही चाहिए। और ये तो फिर अपने आप में क्या हो गया, ये रिलीजियस बेसिस पे ये क्या कर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फिर इसका एक्सेप्शन हो गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कर 10% रीजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जॉब्स। फिर यहाँ पे अपने आप में इसका क्या हो गया, तो ये एक्सेप्शन हो गया। आर्टिकल 17 की बात करें, ये आर्टिकल 17 अपने आप में एक एब्सोल्यूट आर्टिकल है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दिमाग में रखेंगे कि आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट आर्टिकल, इट हैज नो एनी एक्सेप्शन। आर्टिकल 18 क्या कहता है, कह रहा है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी टाइटल और अवार्ड, कोई भी टाइटल हो या अवार्ड हो, कांट बी यूज्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, बालाजी केस में कहा था कि आप इसको किसी भी प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अवार्ड विनर हो, मान लो जिसको कोई पद्मश्री या पद्मश्री मिला हो या भारत रत्न अवार्ड मिला हो, तो वो चाहे तो अपने बायोडाटा हो, विजिटिंग कार्ड हो या फिर लेटर हेड हो, तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे ये अवार्ड मिला हुआ। आर्टिकल 19 की बात करते हैं, ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। लेकिन इसके बाद में क्या कि 8 ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। कौन कौन ग्राउंड्स है वो, कह रहा है कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, अपने कंट्री के कोई सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को लेकर के उसमें रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है आपके साथ। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो, उसके लिए आपको क्या किया जाता है, तो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाँ इधर आओ। तो उसके लिए भी आपको क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फ्रेंडली रिलेशन हो किसी फॉरेन कंट्री के साथ, तो उसके बेस पे भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। या पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी या मॉरलिटी हो, कंटेंट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो या इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो, तो ये आर्टिकल 19 का आपका क्या है, तो ये सारे के सारे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात करता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितने, जैसे मान लो कि कल कोई मैं, जैसे मान लो कि मैं ये ब्लैक पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ,
कल जो था ये क्या था कि ये क्राइम नहीं था ब्लैक पेन इस्तेमाल करना, लेकिन आज क्या किया गया, इसको लॉ बना करके क्राइम बना दिया गया। तो इस केस में मैंने जो कल इसका इस्तेमाल किया था, आज मुझे इसके लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको हम बोलते हैं क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो कल आपने मुझे क्या किया था, अरेस्ट किया था या सेंटेंस किया था किसी भी क्राइम को लेकर के, तो उसके लिए आप मेरे क्राइम में आज उसको रिडक्ट, जैसे कल 10 साल के लिए था, आज मुझे वो 5 साल का उसमें कर दिया आपने, तो उसमें रिडक्शन आप कर सकते हो। सिविल और टैक्स लॉ लॉ को जो होता है उसको ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसमें लगाया जा सकता है। जैसे कोई भी सिविल लॉ हो गया, कोई टैक्स रिलेटेड लॉ है, तो उसको वो बैक डेट से अप्लाई किया जाए। जैसे कल आपने वो किया था कुछ और आज से उसको अप्लाई किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कर रहा है कि नो डबल जियोपार्डी, बट डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक ही क्राइम के लिए आप मुझे 2 बार पनिश नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ सेम लॉ प्रोवाइड डिफरेंट पनिशमेंट इज लॉ। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ है जो एक ही लॉ है लेकिन वो अलग अलग तरीके से किसी क्राइम को डिफाइन कर रहा है, जैसे मान लो कि मैंने, जैसे फिर इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मान लो कि ये पेन मैंने इस्तेमाल किया, ठीक, तो ये पेन क्या है, तो ये एक तो ब्लैक पेन है, दूसरा ये मान लो कि रेड ये चलाता है। तो ये मान लो कि कोई लॉ बनाया गया और कहा कि आप रेड पेन मतलब आप रेड कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, दूसरा आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ही लॉ है लेकिन यहाँ पे दो दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, दो क्राइम के बारे में बात कर रहा है, और ये दोनों क्राइम है। तो ये एक ही लॉ क्या कर रहा है, ये दोनों क्राइम के लिए आपको अलग अलग पनिश कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही क्राइम के लिए 2 बार मुझे पनिश नहीं कर। जैसे कि मेरे पास ब्लैक पेन है, इस ब्लैक पेन के लिए आप कल भी मुझे पनिश कर दिए, आज भी नहीं कर सकते हैं। एक क्राइम के लिए एक ही कर सकते हो। बात क्लियर हो गई। दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि अगर मैं खुद अपने केस में विटनेस नहीं बन सकता, लेकिन अगर वॉलंटरी स्टेटमेंट कोई हो तो उसमें वो अलाउ किया जा सकता है। मतलब अपने मन से मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो वो अलाउ हो जाएगा। देखो क्या क्या इसमें अलाउ किया गया है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फोटोग्राफ हो गया, हैंड रिटन हो गया, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, डीएनए हो गया और वॉइस हो गया। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूव है ना, तो इसको अलाउ किया गया है। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जैसे कि ये नार्को एनालिसिस हो गया, पॉलीग्राफ हो गया, ब्रेन मैपिंग हो गया, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी अगर आप वॉलंटरी कह रहे हो कि ठीक है आप मुझे करा सकते हो नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ करा सकते हो, तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन के थ्रू क्या किया जाता है, इसको कराया जा सकता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कह रहा है कि लाइफ को लिया जा सकता है, मतलब लाइफ कैन बी टेकन अवे बट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कोई भी अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ ये हमें क्या करता है, तो बचाता है। अब कह रहा है कि ये अवेलेबल है किसको, तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन और फॉरेनर के लिए। लेकिन याद रखो ये एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियन कौन होता है, जैसे मान लो कि मैं किसी दूसरे कंट्री में गया, ठीक, अब मैं जब उस कंट्री में गया तो मैं एक फॉरेनर की तरह गया, लेकिन मान लो कि इंस्टेंटली उस कंट्री के साथ क्या हो गया कि इंडिया ने वार डिक्लेयर कर दिया, या फिर उस कंट्री ने इंडिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, तो इस केस में मैं उस कंट्री में अब क्या बन गया, एनिमी एलियन बन गया। मतलब कि एनिमी एलियन वो होता है जिसके साथ कोई कंट्री वार में इन्वॉल्व होता है, तो मैं उस केस में एनिमी एलियन बन गया, तो उस केस में मुझे आर्टिकल 22 नहीं मिलेगा। देखो कल ये कंट्री इसके साथ वार में नहीं थी तो मुझे ये प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन आज वो कंट्री क्या हो गई, वो वार में चली गई, मतलब कि एनिमी तो एनिमी हो गया ना, कंट्री वो वार कर रहे हो तो आपके साथ दुश्मन ही है, तो मैं उसके लिए क्या हो गया, दुश्मन नहीं, दुश्मन मतलब कि दुश्मन सिटीजन ही हो गया। तो उस केस में मुझे ये आर्टिकल 22 अवेलेबल नहीं होगा, मतलब मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, दिस इज नॉट फॉर द सिविल केसेस, याद रखेंगे कोई भी सिविल केस होगा उसके लिए हम आर्टिकल 22 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्रिमिनल लॉ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्यूनिटिव केसेस में इस्तेमाल होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, आपने कोई क्राइम कर दिया उसके बाद आपको अरेस्ट करके उसको सजा दी जाएगी, और प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है कि सिर्फ सस्पिशन के बेस पे आपको क्या किया जाता है, तो अरेस्ट किया जा सकता है, और उसके लिए आर्टिकल 22 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये फोर्स लेबर की बात करता है। तो देखो इसमें फोर्स लेबर में एक प्रोस्टिट्यूशन का केस होता है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन को बैन नहीं किया गया इंडिया में, मतलब कि प्रोस्टिट्यूशन इज अलाउड, लेकिन याद रखेंगे प्रोस्टिट्यूशन अगर ब्रोथल्स के रूप में चल रहा है, जैसे ऑर्गेनाइजर के रूप में चल रहा है, तो वो अलाउ नहीं है इंडिया में। सिर्फ पर्सनल लेवल पे ये प्रोस्टिट्यूशन अलाउ है, लेकिन ब्रोथल को अलाउ नहीं किया गया और ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं किया गया, लेकिन इसको भी बैन किया गया है पब्लिक प्लेसेस जैसे स्कूल्स हो गया, टेम्पल्स हो गए, पार्क्स हो गए, उसके आसपास में ये इसको अलाउ नहीं किया गया। ठीक, अब देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये वीडियो थोड़ा सा ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है। जैसे कि कोई भी वर्क हो, अगर 14 साल के कम के बच्चा हो उसको ये क्या किया गया, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। 14 साल के नीचे का कोई भी बच्चा हो
कोई भी काम करे उसको बैन कर दिया गया है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें अलाउ किया गया है, कोई स्पोर्ट्स हो तो उसमें अलाउ किया गया है, ऑडियो विजुअल्स हो जैसे कि फिल्म हो गया, टीवी हो गया, सीरियल्स हो गया, तो इसमें इसको अलाउ किया गया। सर्कस को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। और 14 से लेकर 18 साल के बच्चों तक के लिए सिर्फ और सिर्फ हजार्डस वर्क में, हजार्डस जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें बैन किया गया, बल्कि अलग काम में इसको क्या किया गया तो अलाउ किया, बैन किया गया इसमें सिर्फ, और बाकी अलग काम में अलाउ किया गया। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन के बारे में बात करता है। अब देखो जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि ये सती हो गई, सेक्रीफाइसेस हो, देवदासी हो गया, ये सबको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से इमोरल एक्ट माना जाता है इसको, इसीलिए मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए इसको सब चीज़ों को क्या किया गया तो बैन कर दिया गया। और अब कह रहा है कि क्या रिलीजन को कन्वर्जन अलाउ है कि नहीं है, तो हाँ, अगर कोई इनर कन्वर्जन करा रहा है, मतलब कि किसी के कॉन्साइंस को आप छू करके उसको कन्वर्ट करा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोर्स करके, जैसे ब्राइब दे करके, पैसे दे करके, या लालच दे करके, या धमका करके आप उसको ये कन्वर्जन करा रहे हो, तो ये अलाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 26 क्या बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लेकिन देखो जितने भी ये फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटीज़ है उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है, मतलब कि जनरली आपके पास पूरी तरह से फ्रीडम है क्या करने के लिए, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल हो या फिर सेकुलर एक्टिविटी जो उसको स्टेटस में इन्वॉल्व करके रेगुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियन टैक्स, मतलब कि आप किसी भी रिलीजियस के लिए टैक्स नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई वॉलंटरी डोनेशन दे रहे हो, अगर आप किसी मंदिर में डोनेशन दे रहे हो, कि मस्जिद में डोनेशन दे रहे हो, तो वो अलाउ है। रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस अलाउड, जैसे मान लो कि आप किसी मंदिर में जा रहे हो और उस मंदिर के लिए वहाँ पे आपके सुरक्षा के लिए, वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए अगर इस पर फीस वगैरह लगाया जाता है तो ये सब क्या है तो अलाउ किया गया। आर्टिकल 20 में बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको लेकर के। इसमें क्या आ रहा है कि अगर कोई भी कॉलेज हो, स्कूल्स हो गया, अगर वो स्टेट की तरह मेंटेन किया जाता है तो इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज हो गया जो एस्टैब्लिश किया गया हो अंडर ट्रस्ट तो उसमें अलाउ है, ठीक। और कोई भी स्कूल या कॉलेज हो जो रिकॉग्नाइज किया गया या एड किया जाता है किसी द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो इसमें अलाउ तो है, लेकिन वो क्या होगा तो वॉलंटरी होगा। अगर मैं कोई चाहता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उस पर फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा तो उसको डेफिनेटली क्या किया जाता है तो अलाउ किया जाएगा ही। तो ये होगा 28। अब देखते हैं 29 के बाद आर्टिकल 29 क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 यहाँ है, कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि ये अप्लाई टू ऑल माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेक्शन के लोगों के लिए इसको अप्लाई किया जाता है जिसका अपना क्या है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो गया या कल्चर हो गया। जैसे मान लो कि हिंदू, जनरली हम मानते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है। तो अगर कोई हिंदू है या फिर जैसे मान लो कि और भी कोई कास्ट, जैसे तमिल हो गया, तमिल एक तरह का क्या है लैंग्वेज है, तो अब कोई तमिलियन जो तमिल में ना हो करके वो किसी अदर स्टेट में रह रहा है तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में हो गया। तो उस केस में वो अपने लैंग्वेज के लिए क्या कर सकता है, तो वो अपने लैंग्वेज को क्या कर सकता है प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है, उसके लिए एजिटेशन भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी है। तो वहाँ पे क्या हो गया, वो माइनॉरिटी हो गया। बात क्लियर होगी, समझ में आ गई। तो ये किसके लिए है, तो सबके लिए, चाहे वो मेजॉरिटी हो या फिर माइनॉरिटी हो, अगर उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 30 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के। इसमें करा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये अलाउ करता है, सबको इसमें इंक्लूड नहीं करता है, याद रखेंगे। 29 में सबको इंक्लूड किया गया, 39 में सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाता है। आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। इसमें देखो पहला हो गया हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी को किसी ने इलीगल डिटेन किया है तो उसको प्रोड्यूस करो। इसका मतलब होता है कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि व्हाट एवर द बॉडी यू हैव डिटेन प्लीज जस्ट ब्रिंग बिफोर द कोर्ट। और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल हो। अब देखो नॉट इफ इट इज अगेंस्ट द कंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन, अगर लेजिस्लेशन के खिलाफ अगर किसी को डिटेन किया गया है तो उस केस में ये हैवियस कॉर्पस अलाउ नहीं होता है। अगर कंटेंट ऑफ कोर्ट के लिए किसी को डिटेन किया गया है तो हैवियस कॉर्पस में अलाउ नहीं होता है। अगर ये आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट हो तो कोर्ट क्या कर सकता है, हैवियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकता है। मैंडेमस देखेंगे, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम तुम्हें कमांड दे रहे हैं कि अपने कोई भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ये भी किसके द्वारा, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई नहीं होता, याद रखेंगे। ये दोनों के लिए, प्राइवेट प्लस ये आर्टिकल, ये हैवियस कॉर्पस दोनों के लिए, प्राइवेट और ये पब्लिक के लिए, दोनों बॉडीज के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पब्लिक के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है, याद रखेंगे। और किसको इसमें नहीं दिया जाता है, जैसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो उसके केस में मैंडेमस आप नहीं दे सकते हो। प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, सीसीआई को आप मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन क्या होता है, टू फॉरबिड ऑल्सो कॉल्ड स्टे ऑर्डर, इसको स्टे ऑर्डर कहा जाता है। ये भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है। सर्सियोरिटी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, ये आफ्टर द जजमेंट इज डिलीवर, जब कोई जजमेंट डिलीवर किया जाता है ये जजमेंट के पहले उसको रोकने का काम करता है। और जब जजमेंट कोई
डिलीवर कर दिया जाता है कि तो हो सकता है वो कोई जजमेंट जो गलत डिलीवर किया गया तो उसको क्या करता है सर्टिफाई करने का काम करता है। को वारंटो क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, जो आप ऑफिस होल्ड कर रहे हो उसकी के पास क्या आपके पास अथॉरिटी है कि नहीं है। ये भी किसके लिए अप्लाई नहीं होता है, तो कोई प्राइवेट ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 33 क्या होता है। आर्टिकल 33 बात करता है दिस इज जस्ट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेज। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आर्टिकल 34 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। अगर कहीं किसी पार्ट में या इंटायर इंडिया में, इंटायर कंट्री में अगर मार्शल लॉ लगाया जाएगा तो उसमें किस तरह से फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 35 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स, माने कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन इसके बारे में लॉ नहीं बना सकता। तो ये रहा हमारा ओवरऑल टोटल कंट्रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे किस तरह से एक्सेप्शंस होते हैं, और अगली बार जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्या होगा, आइडिया होगा कि मुझे इस सब चीज़ों पे क्या करना है, तो फोकस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।